फाउंडेशन एक्सप्रेस में हमारे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आइए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा भूमिका के पृष्ठभूमि पर हम थोड़ा नज़र डालते हैं आप लोगों के सामने। जैसे आज हम लोग समझेंगे आर्म्स एक्ट, भारत में राष्ट्रवाद, इल्बर्ट बिल, बंगाल विभाजन, जो बड़े बड़े अच्छे आंदोलन हुए हैं उसको भी हम लोग समझेंगे, और कैसे भारत में राष्ट्रवाद का जो एक बीज अंकुरित हुआ उस पृष्ठभूमि पर भी हम लोग नज़र रखेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर कुल रखे हैं भारत में राष्ट्रवाद कि राष्ट्रवाद आखिर का राष्ट्रवाद का तात्पर्य हुआ कि राष्ट्र के हित में प्रेम होना। आखिर भारतीयों में राष्ट्र के हित में प्रेम होना कैसे जागृत हुआ और इसके बाद कैसे अंग्रेजों का पतन होना भी प्रारंभ हुआ। आइए सबसे पहले हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, अभी जो आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले टॉपिक जो लिए हैं राष्ट्रवाद। तो एक टॉपिक हम लिखे यहाँ राष्ट्रवाद। इस क्लास को आप आराम से देखेंगे, आपको एक अच्छा पकड़ होगा इस पर, इस चैप्टर पर आपको एक अच्छा पकड़ होगा। और बहुत सारे एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक भारत का इतिहास से और स्पेशली स्वतंत्रता संग्राम के पहले जो घटना घटा है उससे कई सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक अच्छा समझ भी होना जरूरी है ताकि आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आ पाए। अब देखते हैं ये राष्ट्रवाद है क्या। सबसे पहले राष्ट्रवाद का तात्पर्य ये हुआ राष्ट्र हित में प्रेम होना। राष्ट्र के प्रति यदि आप संवेदनशील हैं, अगर आप राष्ट्र के प्रति कुछ जागरूक है, राष्ट्र के कल्याण के लिए अगर आप कुछ प्रयासरत हैं, तो ये राष्ट्रवाद को दर्शाता है। तो आई होप राष्ट्रवाद समझ में आ गया। अब आगे है कि राष्ट्रवाद का आखिर जो उदय है भारत में क्यों होता है। राष्ट्रवाद का उदय आखिर भारत में ऐसी कौन कौन सी परिस्थिति आती है जो भारतीयों को भारतीय जो है एक पूरी तरह से एक मजबूर हो जाता है कि हमको तो आज़ादी चाहिए ही। आखिर भारत में ऐसे कौन कौन से अंग्रेजों ने दमनकारी नीति लाई जिसके कारण भारतीयों को एक असंतोषजनक पीड़ा सहना पड़ा और बाद में जाकर एक अंकुरित बीज के रूप में प्रस्फुटित हुआ, तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ। आइए उसी भूमिका को नज़र डालते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं 19वीं शताब्दी, तात्पर्य ये हुआ 1800 समथिंग, 1800 के कार्यकाल में आसपास में अंग्रेजों ने बहुत सारे दमनकारी नीति, दमनकारी कानून को भारत के विरुद्ध लगाया। उसमें से हम देखते हैं कैसे कैसे आखिर भारत में, अभी जो मोटो इस चैप्टर को पढ़ाने का मतलब है आपको एक समझ विकसित करवाना है। जो आप लोग रटते हैं हिस्ट्री को कि ये ईस्वी इतना, हम आपको सब कुछ कैमरा मतलब एक तरह से पूरा छप जाएगा आपके दिमाग में, ऐसा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद का भावना जगा कैसे, आखिर क्या क्या हुआ घटना, उसको समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने बहुत सारे नीति को लाया जो भारत जो है इसका काफ़ी विरोध किया। लेकिन उसके बाद 1858 मतलब 19वीं शताब्दी का कांड चल रहा है, घटनाक्रम 19वीं शताब्दी के 1858 ईस्वी में एक बहुत बड़ा घटना घटता है। अगर आप लोग समझें, अब तो कहानी की तरह समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एक मजबूत पकड़ मिल पाए। 1858 में यूनाइटेड किंगडम, यूके, जिसको हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं, वेल्स भी कहते हैं, याद रखेंगे यूके के ही 4 भाग हैं, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, जिसको हम लोग कहते हैं। तो इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम की एक महारानी विक्टोरिया, अब देखिए इसको समझिए आराम से। ये महारानी विक्टोरिया कौन थी? इंग्लैंड की महारानी थी, रानी थी। इनका एक उद्घोषणा होता है। उद्घोषणा का मतलब हुआ एक तरह से इन्होंने अपना विचार को भारतीयों के समक्ष रखा। इनका विचार था 1858 के उद्घोषणा में महारानी विक्टोरिया का कि अब जो है, देखिए पहले आपको थोड़ा सा और एक भूमिका पीछे लेके चलते हैं। आप जानते हैं कि जैसे भारत पर जब अंग्रेजों ने शासन करना प्रारंभ किया, कुछ रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जैसे 1773, 1813, 1833, 1861, ये सब एक्ट के तहत समय समय पर क्या हुआ था, अंग्रेज जो है भारत में आया था व्यापार करने के लिए। अंग्रेज जो है भारत में व्यापार के मंशा से आया था। तो जब अंग्रेज व्यापार की मंशा से आया तो अंग्रेज की ओर से एक कंपनी को भेजा गया। अंग्रेज सीधे नहीं आया, अंग्रेज की ओर से कंपनी आया जो भारत पर शासन करने लगा।
कंपनी आया था व्यापार करने। धीरे धीरे वो अपना लालच उसका कंपनी का बढ़ते गया। समय समय पर उन्होंने अपनी नीति को बदलना शुरू किया, जिससे भारतीयों को काफ़ी, जैसे लगान, नील खेती, ये सब जो अंग्रेज दमनकारी नीति जो ला रहा था, इससे क्या हुआ, काफ़ी भारतीयों को असंतोष देखने को मिल रहा था। उसी विरुद्ध में एक थोड़ा सा प्रकाश, अंधेरे रोशनी में एक प्रकाश जगा भारतीयों के दृष्टिकोण से। 1858 का जो घोषणा था महारानी विक्टोरिया का, ये भारत के पक्ष में था। इसमें क्या हुआ, महारानी विक्टोरिया ने ये उद्घोषणा कर दी कि अब जो है ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये भारत में इसका शासन अब जो है अंत कर दिया गया। अब बोला ब्रिटिश का जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार करने के दृष्टिकोण से आया था, अब इनका शासन जो है समाप्त होता है। अब जो है सीधा शासन जो है ब्रिटिश के जो सरकार होंगे, अब जो भारतीयों का जो शासन होगा ब्रिटिश के हाथों में सीधे आ गया, ब्रिटिश के क्राउन अर्थात राजा के हाथ में आ गया। तो इस उद्घोषणा से कुछ राहत मिला। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक तरह से भारत में व्यापार के माध्यम से भारतीयों को काफ़ी एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से लॉस और हानि पहुंचा दिया था, भारत की स्थिति को खराब कर दिया था। उसके बाद लेकिन ये भी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि अभी भी राजा जो है इंग्लैंड का ही है, लेकिन कुछ हद तक राजा जो है अब इंग्लैंड का रहेगा और भारतीयों के पक्ष पर जो है अब थोड़ा बहुत सहायता भारतीयों को मिलेगा। तो 1858 का जो कहानी है महारानी विक्टोरिया का, आप लोग समझ गए होंगे। इसमें ये घोषणा किया कि सभी भारतीय राज्य जो है, अब सभी भारतीय राज्य का जो शासन है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाएगा, अर्थात अब जो सबका जो मालिक होगा ब्रिटिश सरकार होगा, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे भारतीयों को फायदा हुआ। ठीक है, अब हम समझते हैं। अब अगला उसके बाद जो 1858 के बाद जो होता है, समझते हैं धीरे धीरे कि अब भारतीयों को आखिर क्या क्या ऐसा कानून अंग्रेजों के द्वारा लाया गया ताकि भारत में एक राष्ट्रवाद का भावना जगा। याद रखेंगे, राष्ट्रवाद का भावना तब जगते, जैसे आप लोग पढ़े होंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, जैसे फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का एकीकरण जो हुआ, या जब तक किसी को प्रताड़ना ज़्यादा, जब तक आप ज़्यादा अगर कहीं आपको असफलता मिल रहा है तो ही एक समय आपको बड़ा सफलता मिलेगा। तो भारत में राष्ट्रवाद का भावना जागने का मतलब है भारत काफ़ी जो है प्रताड़ना का भारत जो है सहा है। तो वर्नाक्यूलर एक एक्ट आता है 1878 में अंग्रेज के द्वारा, एक एक्ट का मतलब होता है कानून। एक कानून आता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये एक्ट का मतलब कानून होता है, प्रेस का मतलब होता है समाचार पत्र। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये क्या था? इसको लाने वाले जो थे वायसराय का नाम था लॉर्ड लीटन। याद रखेंगे नाम, लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन, इनको वायसराय, ये इंग्लैंड के वायसराय थे, तभी तो भारतीय वायसराय भी इनको कह सकते थे। वायसराय का तात्पर्य ये हुआ, जब कोई विदेश देश से किसी दूसरे देश पर शासन करने जाता है लोग, तो उस शासन करने में जो राजा का प्रतिनिधि के रूप में जो वहाँ पर आएगा उसको कहा जाता है वायसराय। ठीक है, आई होप आप लोग वायसराय समझ गए। लॉर्ड लीटन उस समय वायसराय थे। जैसे हम लोग अभी समय समय पर मुख्यमंत्री 5 साल पर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उस समय वायसराय हर कुछ कार्यकाल 5 साल, 7 साल, 8 साल, 4 साल, जैसे जैसे वायसराय का अच्छा कार्य है तो 10 साल भी रख लिए, 5 साल भी रख लिए, जनरली 5-6 साल में ही वायसराय वहाँ भी बदलते थे। तो लॉर्ड लीटन ने भारतीयों के लिए एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित कर दिया। ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था आप जानते हैं? जैसे भारत में आज़ादी का माहौल था, जैसे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में जैसे चौधरी राम प्रसाद बिस्मिल, पंजाब में भगत सिंह, तो इस तरह जो अलग अलग भारत में आप जानते हैं, जब भारत का आप मैप पढ़िएगा, जैसे मान लीजिए भारत है यहाँ पे, आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर अलग क्षेत्र में, यहाँ पे अलग क्षेत्र में अलग अलग नेता जो है आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। इससे क्या हुआ, भारतीयों को एक एकजुटता नहीं मिल रहा था। तो इसलिए कैसे पंजाब में कोई और है, जम्मू कश्मीर में कोई और कर रहा है, तो इस तरह क्या हुआ, भारतीयों में एक तरह से भावना उस तरह नहीं लहर उठ रहा था जैसे होना चाहिए। तो भारतीयों ने क्या किया, हमारे देशवासियों ने क्या किया कि एक समाचार पत्र के माध्यम से अपने जो
उनको जो एक्शन करना था अंग्रेज के विरुद्ध, वो समाचार पत्र के माध्यम से फैलाने लगे खबर को। फलाना जगह आज हम बम मारेंगे, फलाना जगह ये इन्होंने अंग्रेज के द्वारा ये प्रताड़ना किया गया। जैसे आप लोग वर्तमान में कहीं रोड खराब है तो सोशल मीडिया फेसबुक पे लिए फ़ोटो जाके फेसबुक पे डाल दिए या किसी ग्रुप में डाल दिए ताकि ये खबर वहाँ तक फैल जाए। तो ये लोग भी इसी तरह माध्यम अपनाए, समाचार पत्र का माध्यम, तभी तो सोशल मीडिया फेसबुक था नहीं। तो समाचार पत्र का जो माध्यम अपनाए कौन? भारतीय देशवासी। तो उसी को कहा जाता है प्रेस एक्ट। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब हुआ इस समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया कि आज के बाद से कोई भी भारतीय देशवासी राष्ट्रवादी आंदोलन को लेकर कोई भी समाचार पत्र नहीं छाप सकता, ना इसका सेल हो सकता। इस प्रकार का जो एक तरह से दमनकारी प्रभाव था, लॉर्ड लिटन का जो छवि है भारत के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का एग्जाम पूछा जाता है, ये एक्ट कब लागू हुआ? 1878 में। इस एक्ट के तहत समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया। आप समझ गए। उसके बाद आते हैं हम लोग 1879 के आर्म्स एक्ट। अब ये आर्म्स एक्ट क्या था? आप जानते हैं जब देश स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा था तो उस समय कुछ अस्त्र और शस्त्र की भी आवश्यकता थी। तो भारत के पास जो लाठी, जो बंदूक, जो कुछ भी मिल रहा था लड़ने के लिए वो लोग एकत्रित कर रहे थे। लेकिन इसका भी खबर जो है लॉर्ड लिटन को लग जाता है और उन्होंने एक कानून ला दिया, आर्म्स एक्ट। एक्ट का मतलब कानून होता है, आर्म्स का मतलब होता है हथियार, कि कोई भी भारतीय जो है अब अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता। अगर अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानून, इलीगल कर दिया गया, ये कानून बना दिया गया। ये कोई भी भारतीय जो है, जो स्वदेशी यहाँ पे निवास कर रहे हैं, वो अस्त्र शस्त्र अब नहीं रख सकते। तो इस प्रकार का जो प्रावधान है उस प्रावधान को कहा गया है आर्म्स एक्ट। आप समझ गए आर्म्स एक्ट क्या है। और ये भी जो है लॉर्ड लिटन ने ही प्रस्तुत किया, कानून लगाया 1879 में। समझ गए। अब धीरे धीरे थोड़ा कहानी बढ़ रहा है। अब हम आते हैं, आपको बहुत ही अच्छा एक टॉपिक ले रहे हैं, इल्बर्ट बिल। शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, हमारा थोड़ा फेवरेट भी टॉपिक रहा है। 1883 ईस्वी का कांड है ये। 1883 में इल्बर्ट बिल आता है। अब समझते हैं इल्बर्ट बिल को, थोड़ा आराम से समझिएगा आप लोग, बेहतरीन समझ में आएगा ये इल्बर्ट बिल क्या है। 1879 के आर्म्स एक्ट के बाद इल्बर्ट बिल आता है 1883 में। इस समय जो है वायसराय बदल चुका था, पहले बता चुके वायसराय का बदलाव भी होता है। इस समय जो वायसराय आते हैं हमारे लॉर्ड रिपन, यहां हम लिख देते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का जो एक तरह से भारत के दृष्टिकोण से एक अच्छे सुधारात्मक विचार वाले थे लॉर्ड रिपन। इन्होंने इल्बर्ट बिल को लाया। अब समझते इल्बर्ट आखिर है क्या। जैसे जज लोग जो बैठा करते थे पहले, जैसे यहाँ पे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है या फिर जज, यहाँ पर एक बेंच बैठा है जज का, 5-6 जज पहले हुआ करते थे, जैसे 1 जज, 2 जज, 3 जज ही मानते हैं। उसी में एक जज का नाम था इल्बर्ट। इल्बर्ट एक जज का नाम था। और जैसे अभी वर्तमान में न्यायाधीश कोई और भी है, और लेकिन राष्ट्रपति कोई और है, प्रधानमंत्री उस सब का राजा है। तो प्रधानमंत्री चाहे तो राष्ट्रपति से कुछ सलाह मशूरा कर सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं राजा से। उस समय न्यायाधीश से, इल्बर्ट से, क्योंकि राजा के रूप में वायसराय के रूप में आए थे, राजा के रूप में वायसराय लॉर्ड रिपन उस समय। तो लॉर्ड रिपन जो थे एक तरह से भारत के दृष्टिकोण से अच्छे वायसराय थे। तो इनके लिए एक वक्तव्य भी आया गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा कि लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा गया है। क्यों? क्योंकि भारत का उद्धारक का तात्पर्य भारत के जो देशवासी थे उनके ये दुख को समझते थे, और उनको जो प्रताड़ना दी जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा उनको ये सहन नहीं होता था। इसलिए उन्होंने सारे कानून जो है यूरोप के अगेंस्ट लगाना स्टार्ट कर दिए। यूरोप मतलब ब्रिटिश होकर भी भारतीयों के पक्ष में ये रहते थे लॉर्ड रिपन। एक तरह से अच्छे व्यक्ति का परिचय दिए इन्होंने। इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक का संज्ञा दिया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये इल्बर्ट बिल क्या है इसको समझते हैं। अब जब इल्बर्ट नाम का एक न्यायाधीश से लॉर्ड रिपन बात करता है, भैया अभी जो आपका जो एक समस्या है, भारत में एक समस्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा हम इधर मिटाएंगे ताकि आपको समझ में आए। ये हम यहाँ तो पढ़ा दिए।
बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है इल्बर्ट बिल, आप लोग समझें, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। अब देखते हैं इल्बर्ट बिल से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। अब देखिए, जैसे लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट से बात किया कि जैसे कोई यूरोपवासी, जैसे हम यहाँ लिखते हैं यूरोपीय लिख दिए, वर्सेस भारतीय, जैसे यूरोप वर्सेस भारतीय में, जैसे भारतीय भी वहाँ पे निवास करता है और यूरोपीय लोग भी आए थे पूरा निवास करने, भारत में रहते थे तभी। अगर कुछ भी मुकदमा यूरोप का, अगर कोई भी फैसला, जैसे पहले तो न्याय से इल्बर्ट जो है एक तो न्यायाधीश है, तो जो भी भारत यूरोपीय के पक्ष में, पहले जो ये प्रावधान था कि भारत और यूरोपीय में अगर कोई मैटर आएगा तो तभी तो एक प्रावधान था कि जज जो है, एक जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं 1858 में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर इसका शासन सीधे अपने हाथ में ले लिया है। तो इसका तात्पर्य भारत के न्यायाधीश को भी ये मौका मिला कि आप लोग भी चाहें तो अपना एक न्यायाधीश बना सकते हैं, और आप लोग को न्यायाधीश बनाए भी हैं। तो भारतीय न्यायाधीश को भी अंग्रेजों ने कुछ एक दो को रखे थे अपने बेंच पर, लेकिन पहले से जो लॉर्ड लिटन और उनके पहले जो वारिस रहे थे, उन्होंने एक कानून बना दिया था कि यूरोपीय और भारतीयों के जब पक्ष में, जब यूरोपीय और भारतीय के आसपास अगर कोई मुकदमा आएगा तो यूरोपीय का जो सुनवाई है सिर्फ यूरोपीय जज कर सकता है, जो कि गलत है। यूरोपीय जज, बात समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए कि अब कोई फैसला आ गया, जैसे यूरोप 5-6 यूरोप का कोई आदमी है और भारत के साथ कुछ उसका झगड़ा उगड़ा हो गया किसी मैटर को लेकर, भूमि लगान को लेकर, बंदोबस्त को लेकर, तो इसका जो है फैसला जो है यूरोपीय जज करेगा। अगर किसी भी यूरोपीय व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई कानून आया है तो इसका फैसला जो है यूरोपीय जज करेगा। भारतीय न्यायाधीश को ये अधिकार नहीं था कि किसी भी यूरोपीय के खिलाफ आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप किसी भी यूरोपीय के खिलाफ, कोई भी भारतीय न्यायाधीश को यह भी अधिकार नहीं था कि आप इनके विपक्ष या सत्ता या विपक्ष या इनके फेवर में कुछ आप अपना बयान रख सकते हैं या फिर कुछ अपना निर्णय ले सकते हैं। ये भारतीय न्यायाधीश को यह अधिकार नहीं था। आप समझ गए। तो इल्बर्ट बिल जो था एक तरह से अच्छे के दृष्टिकोण से लाया गया था कि मतलब जो ये विशेषाधिकार है, कौन सा विशेषाधिकार कि यूरोपीय लोगों के लिए यूरोपीय जज होगा। ये कौन सा न्यायालय है भैया। जैसे यहाँ पर बहुत सारे आप जानते हैं जातिवाद बिहार में, भारत में है। अब ऐसा कर दे कि किसी एक जाति के लिए ही एक ये न्यायाधीश होगा, जो कि गलत है लोकतंत्र के दृष्टिकोण से। तो ये सिस्टम ला दिया कि यूरोपीय के लिए यूरोपीय जज ही होगा, जो कि काफ़ी दिक्कत होगा। अब इसी का विरोध करने के लिए लॉर्ड रिपन जो है इल्बर्ट से बात करता है और इल्बर्ट बिल लाता है। इल्बर्ट बिल जो है भारतीयों के दृष्टिकोण से अच्छा है, यूरोपियों के लिए खराब था। इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन के अनुसार इल्बर्ट बिल का तात्पर्य यह है कि जो विशेषाधिकार यूरोपियों के लिए एक रखा गया था कि यूरोपीय वासियों के मुकदमे के लिए यूरोपीय जज होंगे, नहीं, अब इस विशेषाधिकार को समाप्त करना है। दोनों की सुनवाई समान न्यायालय में होगा, जो कि लोकतंत्र के दृष्टिकोण से अच्छा है। तो लॉर्ड रिपन जो है एक तरह से ये इल्बर्ट बिल लाकर भारत में एक तरह से भारतीयों के लिए दिल में अपना एक जगह बना लिए। कौन? लॉर्ड रिपन। इसलिए इनको भारत का उद्धारक का भी संज्ञा दिया गया है। तो इल्बर्ट बिल एक तरह से सपोर्ट में था भारतीयों के लिए। समझ गए आप लोग इल्बर्ट बिल क्या है। अगर एग्जाम में आएगा आप लिख भी सकते हैं और ऑब्जेक्टिव बना भी सकते हैं, एक अच्छा पकड़ बना सकते हैं, कहीं इंटरव्यू में भी आप जवाब दे सकते हैं। तो इल्बर्ट बिल एक तरह से भारतीयों के लिए अच्छा था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन कुछ उसके बाद अंग्रेजों ने भी इन्हीं का विरोध किया। ब्रिटिश में, इंग्लैंड में, यूके में जाके इनका विरोध होने लगा कि लॉर्ड रिपन को हटाओ वहाँ से। बाद में इनको भी अपना त्यागपत्र देना पड़ा। लास्टली फाइनली क्या निर्णय होता है, इल्बर्ट बिल को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद क्या बनाया गया आप वो भी समझ लें। उसके बाद इल्बर्ट बिल जब समाप्त किया, उसको संशोधन करके एक कानून बना दिया गया कि अब जो है 12 न्यायाधीश का सिलेक्शन हम लोग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 न्यायाधीश होंगे। उसमें से जो जिसका निर्णय 7 न्यायाधीश अगर जिस निर्णय पर अपना मोहर लगा देगा उसकी पलड़ा भारी, उसका पलड़ा भारी। अब यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने फिर एक चाल रखा।
12 में से 7 न्यायाधीश जो है ब्रिटिश थे, 5 न्यायाधीश भारतीय थे। जब भी फैसला आएगा यूरोपीय के हक में ही आएगा, ना कि भारतीयों के हक में। तो याद रखेंगे, यही कानून फिर बाद में बना दिया है, तभी तो इतना दिन समय तक गुलाम बनाया भारतीयों को। तो इल्बर्ट बिल, भारतीय न्यायाधीशों ने भी इनका विरोध किया, भारतीय जनता ने भी, भारतीय न्यायाधीश भी इनका सपोर्ट किया कि इल्बर्ट बिल जो है अच्छा है। तो ये जो प्रावधान था यूरोपीय जज वाला, तो इसको ख़त्म करना था। तो इल्बर्ट बिल से आप क्वेश्चन समझ गए। 1883 में ये लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया। उसके बाद आगे का कुछ टॉपिक और भी समझते हैं हम लोग, महत्वपूर्ण टॉपिक सब है। आपको जो भी टॉपिक ले रहे समझा रहे ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, ये क्या था? जैसे देखिए, आपको भूमिका समझा दिए पहले। जैसे भारतीयों के प्रतिनिधि को रखना एक तरह से अंग्रेज का मंशा था, ताकि कुछ इंडियन को हम रखेंगे ताकि बाकी जो इंडियन पर हम अपना शासन कर पाए। ये एक तरह से नीति था अंग्रेज का। तो उन्होंने क्या किया था कि भारतीयों को एक तरह से, जो भारत का जो संसदीय प्रणाली था उसके तहत जो भारतीय लोगों का काफ़ी सिलेक्शन कर हो चुका था। किसमें? एक कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता जानते हैं ये प्रेसिडेंसी था, तभी पूरा अंग्रेज का हुआ करता था। धनाढ़ क्षेत्र हुआ करता था बंगाल, ताकि यहाँ से हम लोग जो है भारी मात्रा में यहाँ से धन को एकत्रित कर सकें और यही से जो है पूरे भारत पर हमको कब्जा कर सकें। तो कलकत्ता को वो लोग अपना प्रिय शहर बना चुका था। कौन? अंग्रेज लोग। तो निर्वाचित विधायक को कम करना, जितने भी विधायक हो गए थे, हम लिखे भी हैं, निर्वाचित विधायक को कम करना। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के तहत इनका यह था कि जो भी निर्वाचित विधायक आ चुके हैं, विधायक तभी भी हुआ करता था कि जो भी विधायक आ चुका है चुन के निर्वाचित, उसको कम करना है। धीरे धीरे भारतीयों को हटाने लगा और क्या करने लगा? भारतीयों को स्वशासन से वंचित करने लगा कि जो भी भारतीय जो अपना जो स्वशासन चला रहा है, धीरे धीरे उसको पावर का सीज करने लगा और अपना मनचाहा ब्रिटिश को वहाँ पर रखने लगा। तो इस एक्ट को ही नाम दिया गया है कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। तो कोई पूछेगा कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट क्या है? एक तरह से भारतीयों की संख्या को कम करना, ब्रिटिश की संख्या को बढ़ाना ही कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट है। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। 1899 का ये घटना है। अब आता है 1904 विश्वविद्यालय अधिनियम। अब ये विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 क्या, इसको भी याद रखेंगे, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कब हुआ है। 1904 विश्वविद्यालय अधिनियम मतलब विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी पर भी अब ब्रिटिश का नियंत्रण रहेगा, ना कि भारतीयों का। यही एक अधिनियम था। इस एक्ट को कहा जाता है विश्वविद्यालय अधिनियम। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आपका आता है, कुछ फैक्ट हम यहाँ पे लिए हैं, बंगाल विभाजन। गजब का टॉपिक है, इसको थोड़ा विस्तार समझाते हैं, फिर आगे भी देखेंगे। अब थोड़ा हम इसको मिटा लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बंगाल विभाजन को देखते हैं। बंगाल विभाजन ये क्या है? देखिए, सबसे पहले हम एक मैप बनाते हैं भारत का। थोड़ा सा बन गया, आप लोग मैनेज करेंगे। आप जानते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं बांग्लादेश है, तभी भारत हुआ करता था। तो यहाँ पर जो है बंगाल, जो एक बहुत ही बड़ा अंग्रेज का इस पर कब्जा हो चुका था, यहीं से पूरा भारत पर वो शासन कर रहा था। विस्तार से कभी इसको मौका मिलेगा तो बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बंगाल विभाजन किया है, बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, समझिए इसको। तभी जो 1905 में ये बंगाल विभाजन हुआ था, 1905 में लॉर्ड कर्जन, वायसराय का नाम याद रखेंगे, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। बंगाल विभाजन क्यों किया? आप जानते हैं भारत में तभी भी भारत में बहुत सारे जाति के लोग निवास करते हैं और करते थे। तो अंग्रेजों को भारत पर अगर शासन करना था तो यहाँ पर भारत में क्या था, हिंदू मुस्लिम का माहौल था। हिंदू मुस्लिम में काफ़ी प्रेम था, एकता था। ब्रेक द रूल, फूट डालो, शासन करो, ये नीति का उन्होंने स्टार्ट किया, अवलंबन किया।
और बंगाल विभाजन करना स्टार्ट कर दिया। हुआ क्या था, बंगाल को इन्होंने दो भागों में बांट दिया। बंगाल को इन्होंने दो भागों में बांट दिया। एक हो गया आपका पूर्वी बंगाल, एक आपका हो गया पश्चिमी बंगाल। यही है बंगाल विभाजन। बंगाल को ही दो भागों में बांट दिया। हुआ क्या था कि हिंदू मुस्लिम का जो माहौल बना के अंग्रेज ने शासन करने का जो प्रयास किया, देखा कि बंगाल में काफ़ी मात्रा में हिंदू मुस्लिम निवास कर रहे हैं। तो क्या किया, बंगाल को विभाजन एक रेखा के रूप में दे दिया और इधर बहुतायत मुस्लिम लोग निवास करते थे, कब, पूरब साइड में, और इधर अधिकांश हिंदू निवास करते। तो इसलिए बीच में इन्होंने दीवार रख दिया और यहाँ पर थोड़ा से हिंदू भी निवास करते थे अल्पसंख्यक के रूप में, और यहाँ थोड़ा निवास करते थे अल्पसंख्यक के रूप में मुस्लिम। तो इनका कहना था कि यहाँ पे आके इन्होंने ये नीति फैला दिया कि आपको जो करना है यहाँ पर कीजिए मुस्लिम लोग को, और यहाँ पर हिंदू लोग को बोल दिया आपको जो करना है कीजिए। इससे क्या हुआ, दोनों के अल्पसंख्यक को दिक्कत होने लगा। एक तरह से सांप्रदायिकता का भावना भारत में पनपने लगा। लेकिन इसी बीच इसी आंदोलन को तोड़ने के लिए भारतीयों में एकता जगा और इस आंदोलन को नाम दिया गया बाद में खत्म करने के लिए बंग भंग आंदोलन। बंग मतलब बंगाल, भंग मतलब बंद करो। तो इसी बीच हमारे देश में एक आंदोलन और भी जग उठा, स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल विभाजन जो है, बंगाल विभाजन हुआ अंग्रेज के दृष्टिकोण से किया गया, लेकिन इसका फायदा जो है भारतीयों को हो गया और भारतीयों ने इस जो नीति था ये अंग्रेजों की चाल को समझ लिया और आपस में एकता का परिचय देकर, और इस बंग भंग आंदोलन के बाद भारत में एक स्वदेशी भावना और जग गया, मतलब और राष्ट्रवाद का भावना पनपने लगा धीरे धीरे। इसी बीच क्या हुआ, 1907 में आप जानते हैं स्वदेशी आंदोलन भी होता है, कहीं हम लिखे भी हैं, हाँ 1907 में स्वदेशी आंदोलन हुआ है, ये याद रखेंगे। सूरत विभाजन भी इसी में हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, 1907 में एक अंग्रेजों द्वारा एक नीति और लाया गया। क्या लाया गया कि भारत जो है, भारतीय जो देशवासी है, भारतीय जो थे, वो समय समय पर क्या करते, जगह जगह क्या करते थे, एक मीटिंग करते थे और सभा का आयोजन करते थे। तो 1907 पर सभाओं पर रोक लगा दिया गया। एक तरह से ये भी एक घटना हुआ है, तो इसको आप याद रखें। 1907 में सभाओं पर रोक लगा दिया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अब ये जो बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लेकिन बाद में जब इसको रद्द किया गया, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, याद रखेंगे उनके समय अलग वायसराय थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, याद रखेंगे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये बंगाल विभाजन को रद्द किए थे। याद रखेंगे, बंगाल विभाजन को रद्द कि अब बंगाल विभाजन नहीं है, बंगाल में एक है सब कोई, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विरोध होने लगा अंग्रेजों का, बहुत उसका तूतू भी हुआ अंग्रेज का और उनको ये वापस लेना पड़ गया बंगाल विभाजन। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द किया कौन था, लॉर्ड कर्जन, याद रखेंगे। उसके बाद एक और भी आता है 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट। अब देखिए, एक था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अब है आपका इंडियन प्रेस एक्ट। एक्ट मतलब कानून। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में था कि कोई भी समाचार पत्र पर आप कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसमें क्या था कि उत्तेजित, जैसे कोई ऐसा समाचार आप नहीं छाप सकते जिससे राष्ट्रवाद की भावना जगे, कोई क्रांतिकारी वाला माहौल नहीं, कोई तरह का किसी तरह का कोई रिवॉल्यूशन नहीं। तो इस तरह के व्यवस्था को रोकना अंग्रेजों के द्वारा फिर लाया गया। 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट के तहत उन्होंने उत्तेजित लेख छापने वालों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। तो यही है इंडियन प्रेस एक्ट। थोड़ा हम रिकॉल कर देते हैं आपको याद करवाने के लिए, ताकि परीक्षा में क्वेश्चन छूटे नहीं। सबसे पहले हम रिकॉल थोड़ा कर देते हैं आपको। पहला क्वेश्चन हमारा था आर्म्स एक्ट, जो कब हुआ था, 1879 में। याद रखेंगे आप लोग, 1878 में था आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और 1879 में था आपका आर्म्स एक्ट। याद रखेंगे, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा, 1879 में आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा, 1883 में इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के द्वारा। क्लियर है। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम,
1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा, याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन द्वारा, और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द, ये भी याद रखेंगे 1911 में बंगाल विभाजन रद्द। उसके बाद 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट, उसके बाद 1907 में सभाओं पर रोक, यही सब है। और उसके बाद 1883 से पहले बोल दिए लॉर्ड रिपन का। ये थोड़ा बेसिक क्लास हम आपको दिए, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री का कैसा लगा आपको पढ़ के थोड़ा ज़रूर बताएंगे। अब हम क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का भी सीरीज चलाएंगे समय समय पर, और ये घटना सबको लाएंगे ताकि आपका एक विशेष पकड़ हो पाए। विश्वास करेंगे आपको पढ़ाई में काफ़ी मन लगेगा। इस चैनल को थोड़ा हमारा फाउंडेशन एक्सप्रेस थोड़ा ग्रो भी कर रहा है, इसलिए आप लोग इस चैनल पर जितने वीडियो आते हैं उसको देखें आप लोग, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें। और जितने भी एक्ट हम पढ़ाए आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह आप लोग मन लगाकर इसको 2-4 वीडियो देखें और इसका नोट्स तैयार करें, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। और अपना ख्याल रखें, धीरे धीरे पढ़ते रहें। जैसे मैथ का भी आज वीडियो अपलोड हुआ है, उसको भी देखें आप लोग, समय समय पर क्लास को देखते रहें। सप्ताह में 2-3 वीडियो हमारा आते रहेगा। तो गणेश पूजा के चलते कुछ हमारा जो वीडियो है थोड़ा सा आप लोग वीडियो कंटिन्यू नहीं बना पाए, अब हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा सीरीज स्टार्ट हो चुका है। पर्यावरण हमारा चल रहा है, विश्व का भूगोल भी चल रहा है, भारत का भूगोल भी चल रहा है। अब सोचते हैं थोड़ा अर्थव्यवस्था का सीरीज भी लाएंगे, इकोनॉमिक्स का बच्चों का सोचते हैं थोड़ा सा अच्छे उसको ज्ञान देंगे, क्योंकि ये सब टॉपिक क्या होता है बच्चा रट जाता है, उनको समझाया जाता नहीं। अब हम लोग हिस्ट्री को एक रोचक तथ्य से समझेंगे, क्योंकि हिस्ट्री क्या होता है, लोग समझते हैं हिस्ट्री बड़ा बोरिंग चीज़ है। नहीं, हिस्ट्री क्या है, हमारे अतीत घटना है, इनको जानना चाहिए, तभी हम इनसे सीखेंगे आगे। और इनको अगर हम समझ कर पढ़ेंगे तो इतिहास हमारा प्रिय विषय बन सकता है। कोई बोलता है जैसे हमारा मैथ प्रिय है, साइंस प्रिय है, एसएसटी बोरिंग है। क्यों? क्योंकि एसएसटी पे आप समय नहीं दिए हैं। जिस विषय पे आप समय दीजिएगा वो उस विषय आपका अच्छा हो जाएगा। हमारा कोई प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है, हमको सभी विषय एक जैसा लगते हैं, क्योंकि सभी विषय पे हमने समय दिया है। तो आप लोग इसी वीडियो को 1-2 बार और देखें और एक मजबूत पकड़ बनाएं, और चैनल को हमारा शेयर करें, आप लोग सब्सक्राइब भी करें। धीरे धीरे चैनल बढ़ भी रहा है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक भी करें वीडियो को, और स्टेटस लगा लें व्हाट्सएप पर, ताकि लोगों को भी लाभ पहुंचे। और ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि वो समझे कि हिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाता है। इसको रटना नहीं है, अब रटना नहीं है, अब समझना है। हिस्ट्री का उद्देश्य हमारा यही है। अब इतिहास रटेंगे नहीं, समझेंगे, और परीक्षा में एक मजबूत पकड़ बनाएंगे, और परीक्षा में एक अच्छा स्कोर करेंगे, और बड़े से बड़ी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करेंगे। जय हिंद।